नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हर शख्स को इस बात का इंतजार था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करेंगे तो कौन सी बड़ी घोषणा करेंगे, और उन्हें ज्यादा निराश नहीं होना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, तकरीबन 33 मिनट का भाषण दिया। और इस भाषण में उन्होंने कहा कि देश को 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज वो दे रहे हैं। ये इकोनॉमिक पैकेज क्या वाकई में 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज है, और क्या ये वाकई में बहुत अभूतपूर्व पैकेज है, और क्या इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप सरपट दौड़ने लगेगी, और क्या इस वजह से हम कोरोना के संकट से मुक्त हो पाएंगे, निकल पाएंगे। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com लगातार पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमें आपका सहयोग लगातार मिल रहा है। आपका यह सहयोग हमें बहुत ताकत देता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है और मजबूत होगा। कुछ नहीं करना है आपको, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे और अपना सहयोग देंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। और आइए बात करते हैं आज प्रधानमंत्री की घोषणा, 20 लाख करोड़ का पैकेज। शायद किसी भी पत्रकार को इस बात का एहसास नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो इतने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करेंगे। दो बड़े अर्थशास्त्री, एक रघुरामन राजन जो दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी के साथ उन्होंने एक वार्तालाप किया था, वीडियो वार्तालाप किया था। उस वीडियो वार्तालाप में उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 200 लाख करोड़ रुपए का है। अगर 200 लाख करोड़ रुपए का 10%, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए अगर वो आर्थिक पैकेज के तौर पर अनाउंस करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं होगी, और ना ही 20 लाख करोड़ रुपए दे पाना बहुत मुश्किल काम होगा। दूसरे, खुद नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने भी कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने पहले आर्थिक इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया गया था उनकी सरकार की तरफ से, वो 0.9% का था, जीडीपी का 0.9% था। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही नाकाफी है। तब उन्होंने कहा था कम से कम 10 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज तो दिया ही जाना चाहिए, बिना उसके काम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आज 20 लाख करोड़ का अगर आर्थिक पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि इसके जो फाइनर पॉइंट्स हैं, यानी जो इसका विस्तार से छोटी छोटी चीज़ों का जो विवरण होगा, किस मद में कितना पैसा खर्च होगा, जो उद्यमियों को कितना मिलेगा, व्यापारियों को कितना मिलेगा, बैंकों को कितना मिलेगा, मजदूरों को कितना मिलेगा, महिलाओं को कितना मिलेगा, उसकी जो डिटेलिंग है वो देश की अर्थ मंत्री यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले 1-2 दिनों के अंदर देंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये अपने आप में अभूतपूर्व है? मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अभूतपूर्व नहीं है, बल्कि इतना तो मिनिमम बनता था और जितना उन्होंने दिया है। इसकी तुलना हम कर सकते हैं दुनिया के कुछ दूसरे देशों से कि उन्होंने अपने यहाँ कितने बड़े बड़े आर्थिक पैकेज दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं दूंगा अमेरिका का। अमेरिका ने तकरीबन 1 महीने पहले $2 ट्रिलियन यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तकरीबन $2.75 ट्रिलियन है। यानी आप मान के चलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 80% या 75% जो है उन्होंने आर्थिक पैकेज के तौर पर अमेरिका को दिया है, वो भी 1 महीने पहले, ताकि अमेरिका इस संकट से निपट सके, उसका सामना कर सके। जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्था का 15.6%, अपनी जीडीपी का 15.6%, यानी भारत के प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उसमें अगर जीडीपी के परसेंटेज के टर्म्स में अगर तुलना करें तो 5.6% ज़्यादा दिया है। स्पेन ने भी 15.6% अपनी जीडीपी का आर्थिक पैकेज के तौर पर अनाउंस किया है। ब्रिटेन ने 15% का अनाउंसमेंट किया है। हाँ, कनाडा और चीन जैसे देशों ने जरूर कम पैकेज का अनाउंस किया है। कनाडा ने 3.4% का अनाउंसमेंट किया था, इटली ने 2.3% का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन उस वक्त भारत ने 10.9% अपनी जीडीपी का अनाउंस किया था। तो ये जो तुलना है वो तुलना, और एक चीज़ हमें और नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका जब $2 ट्रिलियन अपने देश को देता है आर्थिक पैकेज के तौर पर, तो अमेरिका की जो जनसंख्या है वो 30 करोड़ है।
भारत की जनसंख्या 130 करोड़, यानी 130 करोड़ की आबादी को आर्थिक और कोरोना के संकट से निकालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अमेरिका भारत की आबादी का 1/4 है और भारत की जीडीपी का कुल का करीब 75% दे रहे हैं, 2 ट्रिलियन वो दे रहा है। तो ये इस गलतफहमी में ना रहे कि ये कोई बहुत अभूतपूर्व ऐतिहासिक है और इतना पैसा किसी और देश को नहीं मिला है या किसी और देश ने इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया है। भारत की 130 करोड़ की आबादी के मद्देनजर 20 लाख करोड़ रुपए देना बनता ही था, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। दरअसल प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण की शुरुआत में कहा था कि जो वित्त मंत्री ने 1,70,000 करोड़ का और उसके साथ साथ आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किए थे उसको जोड़ कर ये है, तो यानी आज की तारीख में जो घोषणा हुई है तकरीबन 16 लाख करोड़ का या 15 लाख करोड़ का या 16.5 लाख करोड़ के आसपास का पड़ेगा जो आज उन्होंने किया। हालांकि उसकी पैकेजिंग उन्होंने 20 लाख करोड़ के हिसाब से की है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत होगी और भारत बहुत बड़े बड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी है वह भारत की सदी होगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा और पूरे विश्व के कल्याण भारत की वजह से होगा। ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, इसमें कितना दम है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसके बारे में विचार करें। मेरा तो अपना ये मानना है कि जिस संकट में इस वक्त भारत फंसा हुआ है और जितने बड़े स्तर पर भारत में बेरोजगारी की दिशा दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, भूखों मरने की नौबत आ रही है और जो अर्थव्यवस्था की हालत कोरोना के आने के पहले से थी, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र देखते हुए मेरा तो ये मानना ये है कि ये पैकेज कोई बहुत विशाल पैकेज नहीं है। ये पैकेज सिर्फ भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद कर सकता है, कोरोना से लड़ने में मदद कर सकता है, निकाल पाएगा, अर्थव्यवस्था दौड़ पाएगी, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और आने वाले दिनों में इससे बड़े पैकेज की शायद डिमांड जो है वो भारत के अंदर उठे। अब एक विसंगति आज देखने को मिली। विसंगति ये कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को बनना है, तो मेरा सवाल है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो जिस तरीके का संदेश वो दे रहे थे कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, तो क्या अब वो सारी बातें जो 6 साल तक की बातें थी वो सारी हवाई बातें थी? क्या भारत तब आत्मनिर्भर नहीं था और क्या अब भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में चल रहा है? तो ये कुछ विसंगतियां हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है जो उनके भाषण में आज देखने को मिला। हाँ, वो पैकेजिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 जो है वो भव्य इस आत्मनिर्भर भारत बनने में 5 भव्य इमारत। अब उन्होंने कहा इकोनॉमी का जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इकोनॉमी, दूसरा उसका जो स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और 5वां डिमांड। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि जब भारत अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी में आता है, सिस्टम भी उसी में आता है, डेमोग्राफी भी उसी में आता है, डिमांड भी उसी में आता है। तो ये अलग से इकोनॉमी के अलावा 4 और स्तंभ कहाँ से खड़े कर दिए, ये तो वही बेहतर जानते हैं। मेरे हिसाब से वो सारी के सारे एक ही स्तंभ के एक ही इमारत के हिस्से हैं। खैर, ये उनका अपना बात करने का तरीका है। एक चीज़ जरूर उन्होंने कही है कि कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स किए जाएंगे। अब बोल्ड रिफॉर्म्स की शुरुआत अगर आप देखें तो लेबर रिफॉर्म्स के तौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहाँ जो लेबर लॉज हैं उसको तकरीबन आने वाले 3 साल तक के लिए पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से खुद आरएसएस के अपने संगठन भारतीय मजदूर संघ बहुत नाराज़ है और यहाँ तक कहा कि वो देश को जंगल राज नहीं बनने देंगे। अगर ये लेबर रिफॉर्म इसी तरीके से चला गया तो भारत के अंदर जो कोरोना की महामारी, उससे ज़्यादा बड़ी महामारी भारत में आने वाली है। तो जो रिफॉर्म करेंगे उस रिफॉर्म को कैसे इम्प्लीमेंट करा पाएंगे या कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस जीत पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होने वाला है। और चौथी बात ये कि प्रधानमंत्री जी अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब वो नोटबंदी की बात उन्होंने की थी, जब उन्होंने जीएसटी की बात की थी, जब उन्होंने इसी तरीके से मेक इन इंडिया के बारे में बात किया था, स्किल इंडिया के बारे में बात किया था, डिजिटल इंडिया के बारे में बात किया था और तमाम बातें की थी, तो सुनने में वो बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगी और कुछ लोगों को लगा कि वाकई देश बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन आज मेक इन इंडिया का क्या हाल है? आपको मालूम है कि जब भारत में कोरोना का संकट आया तो भारत के पास पीपीई बनाने तक की स्थिति नहीं थी। हम मास्क भी जो है वो नहीं बना पाए और हम चीन से या दूसरे देशों से लेना पड़ गया। फिर
जो डिमोनेटाइजेशन था, नोटबंदी थी, उसमें कितने लोग लाइन में खड़े होकर मर गए। तब ये कहा गया भारत न्यू इंडिया हो जाएगा, एक नया भारत बनेगा, कैशलेस इकोनॉमी होगी। कितना कैशलेस इकोनॉमी हुई, कितना न्यू इंडिया बना है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। जीएसटी के समय कहा गया कि वन नेशन वन टैक्स की बात होगी। आज उसी जीएसटी में न जाने कितने स्लैब है, न जाने कितनी बार उस जीएसटी में बदलाव किया गया है। ये तो खुद हमारे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शायद उनको याद नहीं होगा। जीएसटी की वजह से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जो छोटे उद्योग थे, छोटे उद्योग धंधे थे, वो पूरी तरीके से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं। नोटबंदी की वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरीके से टूट गई है। और मैं अभी देख रहा था पिछले दिनों की जो कोरोना के पहले भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों का ये कहना था कि वो 4% के नीचे भी जा सकती है। और आरबीआई, मूडीज और दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसीज ये कह रही थी कि भारत जो है वो मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है। अब कोरोना ने आके जरूर उसमें और गति बढ़ा दी है। अब ये नेगेटिव ग्रोथ होगी। तो ना तो डिमोनेटाइजेशन से भारत का कोई भला हुआ, ना जीएसटी से भारत का कुछ भला हुआ, ना मेक इन इंडिया से भारत का कुछ भला हुआ, ना ही स्किल इंडिया से भला हुआ, ना डिजिटल इंडिया। हाँ, डिजिटल इंडिया, आजकल आप जब टेलीफोन में बात करते हैं तो 3 बार टेलीफोन जो कट जाता है, और जब आप वाईफाई से बात करते हैं तो बीच में बफरिंग शुरू हो जाती है। और जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की हालत है वो एकदम तबाह होने के कगार पर पहुंची हुई है। तो ये सब बड़े बड़े शब्द हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ लोगों को बहुत लुभाती हैं कि देश जो है वो 21वीं सदी का भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, विश्व का कल्याण करेगा, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, और जो है नूतन प्रण और नूतन पर्व। तो ये कुछ लोग जरूर सम्मोहित होते हैं, मैं कम से कम सम्मोहित नहीं होता हूँ। इसलिए मैं 2 चीज़ें मुझे देखनी होंगी। एक, ये जो 20 लाख करोड़ की बात उन्होंने की है, इसके लिए कैसे वो ज़मीन पे लोगों तक कैसे पहुँचेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। क्योंकि कागज, घोषणाएं, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम कागज पे बनते हैं, इम्प्लीमेंट भारत के अंदर होना लगभग बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा, जिस तरीके से राज्य सरकारों ने अपनी नाराज़गी जताई है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल ने नाराज़गी जताई है, केरल ने जताई, पंजाब ने जताई, तेलंगाना ने जताई, तमिलनाडु ने जताई है, और ये संदेश दिया है कि दरअसल प्रधानमंत्री जी ऊपर से थोपते हैं और राज्यों को काम नहीं करने दे रहे हैं, या उनकी जानकारी में चीज़ें नहीं होती है। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा संकट होगा इसको हैंडल करने में। और अंत में उन्होंने कहा कि 18 मई के पहले लॉकडाउन नए रंग रूप में होगा। अब उसका नया रंग क्या होगा, नया रूप क्या होगा, ये तो वही जानते होंगे। जुमला उनका बहुत अच्छा है, लेकिन इस जुमले के पीछे की सच्चाई क्या है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारी तो एक ही प्रार्थना है कि वो बेचारे गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ गए, न जाने कितने लोगों की मौत सड़कों के ऊपर हो गई है, उनकी ज़िंदगी को अगर संबल मिल पाए इससे, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो पाएगी। वो जो छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे जो बंद हो गए हैं, जहाँ बेरोजगारी 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार होने का संकट पैदा हो गया, अगर उसमें कुछ जान फूंक पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब तो इस 20 लाख करोड़ के पैकेज का कोई मतलब होगा, अगर नहीं तो फिर इसका कोई मतलब मेरी नज़र में नहीं है। फिर दोहरा दूँ, ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने का मतलब नहीं है, ये बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। ये सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में खड़ा करने में मदद कर सकता है, उसको दौड़ाने में, चलने में मदद नहीं करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।